तो जय हिंद। आपने प्रीवियस वीडियो में देखा, हमने आपको बताया कि किस तरह से डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फेनोमेनन जो होते हैं, किस तरह से डार्क स्पेसेस बनते हैं, किस तरह से कॉलम्स डिवाइड होता है, ठीक है, और प्रेशर का असर क्या पड़ता है। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट को विलियम क्रूक्स के द्वारा किया गया था और कैथोड से निकलने वाली रेज को कैथोड रे कहा गया, लेकिन कैथोड रे किस चीज़ की बनी है यह पता नहीं चल पाया था। आगे उसी एक्सपेरिमेंट पे काम किया सर जे टॉमसन ने, जिन्होंने 1897 में इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया। उन्होंने पता लगाया कि ये बीम्स इलेक्ट्रॉन की बनी होती हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग आज जे टॉमसन का डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक्सपेरिमेंट देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप इस सेटअप में देख पा रहे हैं कि इस सेटअप में एक ग्लास ट्यूब है जिसे वैक्यूम ट्यूब हम कहते हैं, और इस वैक्यूम ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स लगे हैं, एनोड और कैथोड। एनोड और कैथोड को एक हाई वोल्टेज पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। एनोड और कैथोड को एक हाई वोल्टेज पावर सोर्स से कनेक्ट कर दिया गया, जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी, तो 10,000 किलो वोल्ट के ऑर्डर की पोटेंशियल डिफरेंस थी, ठीक है। अब इसके अंदर का प्रेशर बहुत ही लो कर दिया गया और वोल्टेज हाई जब अप्लाई किया गया, और तो क्या हुआ, तो यहाँ से एक बीम निकल के एनोड की ओर ऐसे जाने लगी, ठीक है। तो बहुत सारी ये जो बीम्स हैं, ये बीम्स एनोड पे ऐसे टकरा के रह जाएंगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या किया गया कि एनोड में एक होल बना दिया गया बीच में, जिससे कुछ बीम यहाँ से ऐसे निकल के और सीधे फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जाके ऐसे टकरा जाए, ठीक है। तो फ्लोरोसेंट मटेरियल का यहाँ पे स्क्रीन था। अब जैसे ही ये बीम यहाँ फ्लोरोसेंट पे टकराई तो ये फ्लोरोसेंट मटेरियल यहाँ ब्लूइश हो गया, ठीक है। ब्लूइश यहाँ पे एक ब्राइटनेस मिलने लगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे कैथोड रे पड़ रही थी, ठीक है। यहाँ पे कैथोड रे पड़ रही थी, इसलिए यहाँ पे हमें ब्लूइश मटेरियल का यहाँ पे हमको देखने को मिला। अब क्या किया गया इसी में कि दो प्लेट लगाए गए, एक D1 और एक D2। तो D1 को रखा गया पॉजिटिव चार्ज पे और D2 को रखा गया निगेटिव चार्ज पे। तो जैसे ही पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हम यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने से क्या होगा, तो इस बीम पे वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रभाव डालती है। कैसे प्रभाव डालती है, तो यह डिफ्लेक्टेड हो जाता है और यह एक निगेटिव चार्ज जैसा बिहेवियर शो करने लगता है। माने यह पॉजिटिव चार्ज की ओर, पॉजिटिव टर्मिनल की ओर यहाँ से ये डिफ्लेक्ट हो जाता है। अब पॉजिटिव की ओर ऐसे डिफ्लेक्ट होगा तो पहले जहाँ पे ब्लूइश हो रहा था वहाँ पे ब्लूइश नहीं होगा। अब इलेक्ट्रॉन इस ब्लू वाले पाथ पे चल रहा है और यहाँ ब्लूइश हो रहा है। तो इस तरह से क्या पता लगा कि ये जो बीम है यह चार्ज पार्टिकल के बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल के बने हैं। और पार्टिकल के बने हैं ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि इसके अंदर जब एक हल्का पैडल लगाया गया तो पैडल घूमने लगा। तो पैडल ऐसा माना गया कि उस पैडल पे कोई पार्टिकल चोट कर रहा है, तो मान लिया गया कि यह पार्टिकल के बने हैं। अब पार्टिकल के बने हैं तो उस पार्टिकल का बिहेवियर कैसा है, तो उस पार्टिकल का बिहेवियर नेगेटिव चार्ज है। तो सर जे टॉमसन ने बताया कि ये बीम्स ऐसे पार्टिकल के बने हैं जो निगेटिवली चार्ज हैं, ठीक है। और ये यहाँ पे ये जो कैथोड हैं
इस कैथोड को क्या किया गया, कैथोड को अलग अलग मटेरियल का कैथोड यहाँ पे यूज करके देखा गया और देखा गया कि सभी मटेरियल के लिए कैथोड सेम टाइप का बिहेवियर शो कर रहा है, माने कि यह जो पार्टिकल्स हैं यह फंडामेंटल पार्टिकल हैं, सभी मटेरियल में पाए जाते हैं और इस पार्टिकल को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पुनः जब इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, ये दो B1 और B2 दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई किया गया तो मैग्नेटिक फील्ड का भी इस पे असर पड़ा। तो मैग्नेटिक फील्ड का असर क्या पड़ा, तो यह नॉर्थ पोल की ओर डिफ्लेक्टेड हो गई, जो कि एक निगेटिव चार्ज का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो सर जे टॉमसन ने बताया कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ कैथोड रख लीजिए तो भी एक ही तरह का पार्टिकल निकलेगा, यानी ये पार्टिकल किसी भी मटेरियल का फंडामेंटल पार्टिकल है, ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं और ये पार्टिकल निगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, अब इस पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है। ठीक है, इस पार्टिकल पे चार्ज अगर हम E माने तो इसका पता जे टॉमसन नहीं लगा पाए और इस पार्टिकल का मास कितना होता है यानी m, ये भी पता नहीं चल पाया। हम जानेंगे इसमें, इसी वीडियो में हम जानेंगे या चार्ज अपॉन मास कैसे पता लगाया था। ठीक है, शुरू करते हैं। सर जे टॉमसन द्वारा E/m का डिटर्मिनेशन कैसे किया गया था, इस वीडियो में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इस ग्लास ट्यूब के अंदर लो प्रेशर पे गैसेस को रखा गया है। ठीक है, लो प्रेशर पे गैस को रखने से क्या होता है, प्रेशर पे गैस को रखने से इस ट्यूब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होता है और इलेक्ट्रिसिटी का डिस्चार्ज होने के लो प्रेशर पे गैस रख के जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कैथोड रेज निकलती हैं। कैथोड रेज को आगे सर जे टॉमसन ने स्टडी किया। ठीक है, और पता लगाया कि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं। अब आइए हम जानते हैं E/m का डिटर्मिनेशन। सबसे पहले दो इलेक्ट्रोड्स हैं, कैथोड और एनोड, और कैथोड और एनोड पे जब हाई पोटेंशियल डिफरेंस के वोल्टेज अप्लाई किया जाता है तो क्या होता है, कैथोड से एक रे निकलती है जो एनोड की ओर जाती है। ठीक है, और एनोड में बने हुए होल से यह पास होकर सीधे फ्लोरोसेंट मटेरियल पे पड़ती है, जहां हमें ब्लूइश फ्लोरोसेंस देखने को मिलता है। अब हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं इस बात को कि ये कहाँ पे, किस पॉइंट पे ये जो मटेरियल्स हैं ये किस पॉइंट पे जाके टकरा रहे हैं, या ये जो बीम है ये किस पॉइंट पे जाके टकरा रही है। ठीक है, तो अब क्या किया गया इसी एक्सपेरिमेंट में आगे, तो इसी एक्सपेरिमेंट में आगे ये किया गया कि यहाँ पे D1 पे पॉजिटिव चार्ज रखा गया। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट और ये निगेटिव चार्ज, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, B1 B2 दो मैग्नेट रख दिए गए, B1 और B2 दो मैग्नेट रख दिए गए। ठीक है, B2, तो दोनों मैग्नेट और दो प्लेट के सहायता से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से ये जो कैथोड रे था यानी इलेक्ट्रॉन की बीम, ये इलेक्ट्रॉन की बीम यहाँ से डिफ्लेक्ट होना शुरू हो गई और ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर डिफ्लेक्ट होते होते यहाँ जाके टकरा गई। ठीक है, पहले यहाँ ब्लूइश हो रहा था फ्लोरोसेंस, अब यहाँ हो रहा है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये पहला पोजीशन है और ये दूसरा पोजीशन है, तो यहाँ से यहाँ तक ये डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, और इस डिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, वाई। ठीक है, इसको वाई मान लेते हैं। अब मान लीजिए कि
डिफ्लेक्शन इसमें वाई हुआ, ये ट्रेसेबल है। पुनः इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रही है, तो इस पे दो तरह का फील्ड लगाया जा रहा है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा मान लो कि एफ ई फोर्स लगाया गया, तो एफ ई फोर्स के चलते इसका पोजीशन चेंज हो गया। फिर जब मैग्नेटिक फोर्स लगाया गया, तो मान लो कि हमने प्लेट्स, मैग्नेटिक प्लेट्स के सहायता से हमने एफ बी फोर्स लगाया, तो क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन का जो ये डिफ्लेक्शन हो रहा था यह धीरे धीरे कम होने लगा, यानी वाई का वैल्यू कम होने लगा, और स्ट्रेंथ बढ़ाया गया सब कुछ कांस्टेंट रखते हुए। तो पता चला कि एक एफ बी यानी मैग्नेटिक फोर्स के लिए एक ऐसा वैल्यू आया जिसके लिए इलेक्ट्रॉन पुनः अपने पहले पोजीशन पे यानी यहाँ पे आके टकराने लगी। तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हैं, और जब दोनों बराबर हैं इसलिए क्या है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की बीम पुनः अपने रास्ते पे लौट आई, यानी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। तो जीरो डिफ्लेक्शन के स्थिति में क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा, मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रॉन पे ई चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू को अगर हम लिखें, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर कर रही है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है ई, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है बी, और इलेक्ट्रॉन पे जो फील्ड लग रहा है वह है बी। तो ई ई इज इक्वल टू ई वी बी, क्योंकि डिफ्लेक्शन जीरो है। ठीक है, तो जीरो डिफ्लेक्शन के कंडीशन में ये हो गया। अब ये हो गया, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, इस ई से इस ई को कैंसिल अगर हम कर दें, तो वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ई बाई बी हो जाएगा। ठीक है, अब ई बाई बी को हम क्या मान लेते हैं, वेलोसिटी 1। अब ई का वैल्यू कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगा रहे हैं, एक्सपेरिमेंटली पता है, और बी का वैल्यू कितना है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड है, और इसका भी हमें पता है कि बी का वैल्यू कितना है। अब देखिए, अब चूंकि फोर्स लग रहा है, तो फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि डिफ्लेक्शन भी हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एक एक्सेलरेशन भी है। तो मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन के पास ए एक्सेलरेशन है, तो ए एक्सेलरेशन किसके चलते है, इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते। कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते फोर्स, ठीक है, और बाय इलेक्ट्रॉन का मास, अगर मास m है तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू, एफ ई को हमने क्या माना है, हमने माना है ई इंटू ई, एफ ई का वैल्यू ई इंटू ई होता है। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम। ठीक है, तो ये आ गया आपको क्या, इक्वेशन 2 इसको मान लो। ठीक है, ए इज इक्वल टू ई इंटू ई बाई एम। अब देखिए, अब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए कि ये दो प्लेट्स हैं, ठीक, इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस तय कर रहे हैं। तो ये जो डिस्टेंस तय कर रहे हैं उसको हम अगर x मान लें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को x और वर्टिकल डिस्टेंस को y मानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन में। ठीक है, तो यहाँ तक उसका x कंपोनेंट तो है यहाँ से यहाँ तक, और चूंकि यहाँ से डिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहाँ से y कंपोनेंट है और x दोनों है, लेकिन यहाँ तक कौन सा कंपोनेंट है, x कंपोनेंट है। तो ये अगर x डिस्टेंस है, आ रही थी तो वेलोसिटी कितना था v, और मान लो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगा t, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, vt। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं कि t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई v। ठीक है,
एक्स बाई वी, इसको मान लो इक्वेशन 3। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं इसका y कंपोनेंट, यानी ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस बिल्कुल ट्रेसेबल है। ठीक है, और ट्रेसेबल डिस्टेंस है तो हम लोग y को क्या मानेंगे, ये डिस्टेंस कितना होगा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अनुसार आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, y इज इक्वल टू, ये डिस्टेंस कितना हो जाता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। चूँकि एक्सेलरेशन है, वहाँ तक कोई एक्स वाले कंपोनेंट में कोई एक्सेलरेशन नहीं था, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में u यानी इनिशियल वेलोसिटी, तो इनिशियल वेलोसिटी थी 0, तो इस कंपोनेंट को हम यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, और इस कंपोनेंट को हटा देंगे क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, तो बचेगा आपको हाफ ए टी स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। इसको ठीक से मैं लिख देता हूँ, y इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें हम a और t का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। a और t का वैल्यू 3 से और a का वैल्यू 2 से हम पुट कर देंगे। आइए पुट अप करते हैं a और t का वैल्यू। देखिए मैं इसको यहाँ पे पुट करता हूँ, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, a का वैल्यू कितना e बाई m, यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, तो हो जाएगा e बाई m, और t स्क्वायर, तो t का वैल्यू कितना x बाई v, यानी x स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई वी स्क्वायर। अब देखिए हमें x का वैल्यू पता है। ठीक है, हमें x का वैल्यू पता है, हमें e का वैल्यू पता, सॉरी हमें इस e का वैल्यू पता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और हमें इस y का वैल्यू पता है, हमें इस v का वैल्यू पता है इक्वेशन 1 से। देखिए इक्वेशन 1 में हमने v का वैल्यू निकाला है इक्वेशन 1 के रिलेशन से। तो हमें इस e का यानी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है इसका वैल्यू नहीं पता है, और m का वैल्यू नहीं पता है, तो इस इक्वेशन में इसको छोड़ के बाकी सबका वैल्यू पता है, तो सबका वैल्यू अगर पुटअप कर दें तो e बाई एम आ जाएगा। तो आइए हम लोग पुटअप करते हैं, क्या होगा, हो जाएगा e बाई एम इज इक्वल टू, ये 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो 2y वी स्क्वायर बाई ई इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, e इंटू एक्स स्क्वायर से डिवाइड हो जाएगा। अब v का वैल्यू रख दीजिए, v का वैल्यू कहाँ से रखेंगे, इक्वेशन 1 से। मैं इसको यहाँ से सॉल्व करता हूँ, इक्वेशन 1 से v का वैल्यू रखने पे, तो e बाई एम क्या हो जाएगा, e बाई एम इज इक्वल टू इक्वेशन 1 में देखेंगे v का वैल्यू कितना है, e बाई बी, तो क्या हो जाएगा, v e बाई एम इज इक्वल टू y इंटू वी का वैल्यू e बाई बी, e बाई बी का स्क्वायर, ई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा y बाई y और e इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक e और क्या बच जाएगा, तो बच जाएगा e बाई एम इज इक्वल टू वाई ई बाई एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। अब देखिए इस रिलेशन में देखिएगा, इक्वेशन इसको हम मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 4 मान लेते हैं, तो इक्वेशन 4 के अनुसार क्या हो गया, e बाई एम इज इक्वल टू वाई ई बाई एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको हमने मान लिया था इक्वेशन 4। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें यहाँ पे, तो हमें y पता है, y ये
जो डेफिएशन पाथ का डिस्टेंस है ये y है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें E पता है। जो एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उस एक्सपेरिमेंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है ये पता है। x पता है डिस्टेंस, b पता है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इन सब का वैल्यू पुट करें तो E/m यानी स्पेसिफिक चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। तो सर जे थॉमसन ने क्या इसका वैल्यू, सर जे थॉमसन ने इसका वैल्यू निकाला, सर जे थॉमसन ने वैल्यू जो निकाला वह वैल्यू कितना था, तो E/m इज इक्वल टू 1.75882 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी, ठीक है, 10⁻11 कूलम पर केजी ये वैल्यू पता लगा, ठीक है। और ये वैल्यू क्या है, यह चार्ज अपॉन मास है, जिसे हम स्पेसिफिक चार्ज कहते हैं, इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज हम लोग कहते हैं उसे, ठीक है। तो ये हमारा वैल्यू हो गया इक्वेशन 4 से जो सर जे थॉमसन ने निकाला। और इसके लिए जे थॉमसन को 1906 में नोबेल प्राइज भी मिला, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला इस स्पेसिफिक चार्ज को फाइंड करने के लिए। तो आज का हमारा ये वीडियो, आज का हमारा ये क्लास ओवर होता है। अगले क्लासेस में हम लोग आगे की स्टडीज करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।